बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल अगस्त में तलबा तहरीक के एहतजाजी मुजाहिरों के ज़रिए वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम हो गई थी। और अब जब अबूरी हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए सियासी जमातों को इक़्तिदार की मुंतकली की तरफ आगे बढ़ रही है, तो अचानक बांग्लादेश में हालात एक बार फिर ख़राब हो गए हैं। पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे भड़क उठे हैं, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव शुरू हो गया है। अवाम सड़कों पर आ गए हैं और मुल्क में एक दफ़ा फिर अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है। मगर अबूरी हुकूमत इसे इक़्तिदार की मुंतकली के अमल को सबताज करने की साजिश करार दे रही है और हालात की ख़राबी के पीछे भारतीय हाथ होने के इशारे दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरे शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार से बेदखल करने वाली तलबा तहरीक का हिस्सा रहने वाले यूथ लीडर उस्मान हादी के कत्ल के तनाजुर में भड़क उठे हैं। बांग्लादेशी मुजाहिरीन भारत को इस कत्ल से जोड़ रहे हैं। शेख हसीना वाजिद और भारत मुखालिफ 32 साला एक्टिविस्ट उस्मान हादी इनकलाब मांचा नामी तलबा तंजीम के रहनुमा थे और उन्हें बांग्लादेश में भारत के असर रसूख और मुदाखलत का सख्त नाक़िद समझा जाता था। 11 दिसंबर को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने मुल्क में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन होने हैं और उस्मान हादी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा जाहिर कर रहे थे। मगर अगले ही दिन उन पर ढाका में कातलाना हमला कर दिया गया। 12 दिसंबर को उस्मान हादी पर ढाका में नामालूम हमलावरों ने फायरिंग कर दी। एक गोली उनके सर पर लगी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। 3 दिन तक उन्हें ढाका के अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज रखा गया, मगर फिर उन्हें सिंगापुर मुंतकिल कर दिया गया। मगर कल यानी जुमेरात को जब यह खबर सामने आई कि उस्मान हादी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए हैं, तो बांग्लादेश में आवाम मज़ीद मुश्तइल हो गए। उनका गम गुस्सा मज़ीद भड़क गया। भारत और शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार किया गया। उस्मान हादी के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया। पहले दारुल हुकूमत ढाका में हालात ख़राब हुए और फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे ढाका से बाहर भी फैल गए। हज़ारों मुजाहिरीन ने ढाका की अहम इमारतों और दफातर का रुख किया, वहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दी। बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारात डेली स्टार और प्रथम आलो के दफातर को आग लगा दी गई और दोनों अखबारात का स्टाफ दफातर के अंदर ही मैसूर हो गया। ताहम बाद में स्टाफ को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि ढाका में ही एक सकाफती इमारत को भी निशाना बनाया गया। शेख मुजीबुर रहमान के घर को एक बार फिर आग लगा दी गई और अवामी लीग के दफातर को भी निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में भारत के नायब सफ़ीर के घर का भी घेराव करने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को वहाँ से मुंतशिर कर दिया। साथ ही ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि बांग्लादेश में भारत के सिफारत खाने की तरफ भी मुजाहिरीन ने मार्च करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके अलावा ढाका में एक हाईवे को ब्लॉक करने की इतलात भी सामने आई। अहम बात यह भी है कि आज शाम को उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका पहुँचा दी गई और अब कल उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने कल यौम शोक का भी ऐलान करा है। उस्मान हादी के हामी उनके कत्ल को भारत या शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग से क्यों जोड़ रहे हैं, इस हवाले से भी मालूमात सामने आ रही हैं। BBC के मुताबिक 32 साला उस्मान हादी इनकलाब मांचा नामी तलबा तंजीम का हिस्सा थे और भारत के नाक़दीन में शुमार होते थे। उस्मान हादी ने ऐलान कर रखा था कि उन्हें अवामी लीग के हामियों की जानिब से धमकियां मिल रही थी और उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी लिखा था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा था कि उन्हें कम से कम 30 मकामी और गैर मुल्की फ़ोन नंबर से धमकियां मिली हैं, जिनमें उनके घर को नजर आतिश करने समेत उनकी वालदा, बहन और अहलिया को रेप करने तक की धमकियां दी जा रही हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के फ़ौरन बाद ही उस्मान हादी पर होने वाले हमले ने बहुत से सवालात को भी जन्म दे दिया है। उस्मान हादी ने गुज़िश्ता साल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहिरों के दौरान शोहरत हासिल की थी। इस दौरान उन्होंने अवामी लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और शेख मुजीबुर रहमान के तारीख़ी घर पर होने वाले मुजाहिरों में भी वो शरीक हुए थे। बांग्लादेशी हुक्काम ने उस्मान हादी के कत्ल के केस में कई अफराद को गिरफ्तार करने का दावा भी कर दिया है, जबकि 2 मुश्तबा अफराद की तस्वीर भी जारी कर दी हैं और उनकी तलाश में मदद देने वालों को 50 लाख टका का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। जबकि बांग्लादेशी मुजाहिरीन ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि उस्मान हादी पर फायरिंग करने वाले हमलावर भारत से आए थे और भारत ही फरार हो गए हैं और ख़ुद बांग्लादेशी हुक्काम भी इसी रुख पर तफ्तीश कर रहे हैं। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो के मुताबिक बांग्लादेशी हुक्काम भारत पर जोर दे रहे हैं कि उस्मान हादी के कत्ल में मुलविस अफराद की हवालगी या गिरफ्तारी में ताउन किया जाए। उस्मान हादी पर फायरिंग के बाद बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर को बांग्लादेशी दफ्तर खारजा में तलब किया गया था और मुतालबा किया गया था कि अगर उस्मान हादी पर हमला करने वाले अफराद भारत में दाखिल हो जाएं
तो उन्हें गिरफ्तार करके वापस भेजा जाए। वजारत खारजा ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि उस्मान हादी पर फायरिंग में मुलविस मुल्जिमान को भारत फरार होने से रोकने के लिए भारत से ताउन तलब किया गया है और यह भी कहा गया है कि अगर मुल्जिमान पहले ही भारतीय हदूद में दाखिल हो चुके हैं तो उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले किया जाए। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक भारतीय हाई कमिश्नर को एक मरतबा फिर दफ्तर खारजा बुलाया गया और उन्हें साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जानिब से मुसलसल दिए जाने वाले इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर भी उबूरी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया और बताया गया कि मफरूर शेख हसीना वाजिद को भारत में इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने की इजाज़त दी जा रही है, जिनके ज़रिए वो अपने हामियों को आने वाले इंतखाबात को सबूताज करने के लिए दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर उकसा रही हैं। कलअदम अवामी लीग के मफरूर रहनुमा और कारकुन भारत से बांग्लादेश के आइंदा इंतखाबात को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से मुतालबा किया है कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेजा जाए। इस एहतजाज पर भारतीय हाई कमिश्नर ने जवाब दिया कि भारत बांग्लादेश में पुरअमन इंतखाबात का ख्वाहा है और इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। ये सूरत हाल इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता साल शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का खात्मा हुआ तो वो भारत फरार हो गई थी और अब भी वहीं मुक़ीम हैं और उस वक्त से भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात शदीद कशीदा हैं। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत भारत से कई बार मुतालबा कर चुकी है कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। गुज़िश्ता महीने जब बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल की जानिब से तलबा तहरीक को कुचलने के लिए इंसानियत के खिलाफ जराइम पर शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुनाई गई थी तो तब भी उबूरी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत से कहा था कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए, मगर भारत की जानिब से इसका जवाब नहीं दिया गया। कल जब तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी की मौत की तस्दीक हुई तो बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अवाम से खिताब किया और कहा कि उस्मान हादी की मौत कौम के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। खौफ, दहशत या खून रेजी के जरिए मुल्क का जमहूरियत की जानिब सफ़र रोका नहीं था। इसके बाद पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से उबूरी हुकूमत ने बाज़ाब्ता बयान भी जारी किया, जिसके मुताबिक बांग्लादेशी हुकूमत तमाम शहरियों से अपील करती है कि वो चंद अनासिर की जानिब से किए जाने वाले मॉब वायलेंस की हर शक्ल के खिलाफ मज़ाहमत करें। हम तशद्दुद, धमकियों, जलाओ घेराव और अमलाक की तबाही के तमाम इक़दाम की सख्त मज़म्मत करते हैं। ये हमारी कौमी तारीख़ का एक निहायत नाजुक वक्त है कि जब हम एक तारीख़ी जमहूरी मुंतकली की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ना तो ये इजाज़त दे सकते हैं और ना ही देंगे कि इस अमल को वो चंद अफराद डीरेल कर दें जो इंतशार फैलाते हैं और अमन पसंद नहीं हैं। आने वाले इंतखाबात और रेफरेंडम महज सियासी सरगर्मियाँ नहीं हैं, बल्कि ये एक संजीदा कौमी कमिटमेंट है और ये वादा उस ख्वाब से जुदा नहीं है कि जिसके लिए शहीद उस्मान हादी ने जान दी है। उनकी कुर्बानी और याद को इज्जत देना तहम्मुल, जिम्मेदारी और नफरत को मुस्तरद करने के अज़म का तकाजा करता है। उबूरी हुकूमत के बयान के मुताबिक डेली स्टार और दीगर अखबारात जिनके दफातर जलाए गए उनके सहाफ़ियों से ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपने जिस खौफ और तशद्दुद का सामना किया इस पर हमें गहरा अफसोस है। कौम ने आपकी जुर्रत और बर्दाश्त को देखा है। सहाफ़ियों पर हमले खुद सच पर हमला हैं। हम आपसे मुकम्मल इंसाफ का वादा करते हैं। साथ ही हम एक हिंदू शख्स के हुजूम के हाथों कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। नए बांग्लादेश में इस तरह के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को नहीं बख्शा जाएगा। इस नाजुक घड़ी में हम हर शहरी से अपील करते हैं कि वो तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी और नफरत को मुस्तरद कर दें और इसके खिलाफ मज़ाहमत करके शहीद उस्मान हादी को खिराज अक़ीदत पेश करें। इसके अलावा उबूरी हुकूमत के सकाफ़त के मुशीर मुस्तफ़ा सरवर ने ढाका में नज़र आतिश की गई बांग्लादेशी सकाफ़ती इमारत का दौरा किया और मीडिया को बताया कि नुकसान का अंदाज़ा लगाकर तमाम मरम्मती काम मुकम्मल करके इदारे को जल्द बहाल करने के लिए हर तरह का ताउन किया जाएगा। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये यकीनन इंतखाबात को सबोताज करने की साजिश है। आज हमें शहीद उस्मान हादी पर बात करनी थी, आज हमें गमज़दा होना था, मगर मौजू किसने बदला? अखबारात के दफातर और इदारों पर हमला किसने किया? जिन्होंने ये किया वो बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन नहीं चाहते। बांग्लादेश में इस वक्त क्या सूरत हाल है और हालात की ख़राबी के पीछे कौन है, बात करेंगे। बांग्लादेशी सियासी तज्ज़ियाकार माहिद इमरान हमारे साथ ढाका से मौजूद है। माहिद, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है शरीफ उस्मान हादी का मर्डर होना, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बांग्लादेश में ख़राब होना। इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, ये कहना बहुत ही, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है। जो हो रहा है ये बिल्कुल अच्छी नहीं हो रहा है। कल रात जब 12 बज रहे थे, मैं सोने जा रहा था, तब मैं कुछ यूट्यूब या ब्राउज कर रहा था सोने के पहले। तब मैंने सुना कि हमारा घर के पास, ज्यादा नहीं, मेरा घर से 5 मिनट की ज्यादा वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां डेली स्टार के बिल्डिंग में तोड़फोड़ हो रहा है, वैंडलाइजिंग हो रहा है। You can say they're blazing on fire, and you can say they're just destroying all the properties they have.
एंड बिसाइड दैट देयर इज अनदर, वहां और एक बांग्ला न्यूज़पेपर है, वो के उसका नाम है प्रथम आलो, इसका मतलब है पहली क्या कहूं, सुबह जब पहली रोशनी आ रहा है, पहली रोशनी। तो ये सारे दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड बांग्ला न्यूज़पेपर है। वहां जाके वहां दो बिल्डिंग है, एक बड़ा बिल्डिंग 12 फ्लोर और एक थर्ड 3 और 4 फ्लोर है। तो जो छोटे बिल्डिंग है वहां पब्लिकेशन रिसर्च एंड आर्काइव सेंटर है। वहां जाके तोड़ फोड़ करके सब जला दी, सारे के सारे कंप्यूटर लैपटॉप जितनी सारे डिवाइस थे सब वो लूट कर ले गई। और वहां उन्होंने क्या कहूं फायर सेट की। इन लोगों को कहना है कि प्रथम आलो और डेली स्टार ये इन दोनों न्यूज पेपर की क्या कहूं, इन दोनों न्यूज़पेपर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बिल्कुल झूठ बात है। मैं मान रहा हूं ये लिबरल है। डेली स्टार लिबरलिज्म को प्रमोट, सेकुलरिज्म लिबरलिज्म को प्रमोट करता है, प्रथम आलो भी करता है। मगर जब इन दो पत्रिका और पत्रकार, इन दोनों एजेंसी, ये कह रहा हूं ये मॉब वायलेंस कर रहा है, ये लोग को क्रिटिसाइज कर रहा है, तब इन्होंने कहा कि हाँ तुम हमारा दुश्मन हो, तो तुम्हारा सारे के सारे चीज हमें तोड़ देना चाहिए। सर, और ये बताइएगा कि दर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यहाँ तक भी कहा गया कि जो मर्डरर्स थे वो इंडिया से आए, वापस इंडिया चले गए, और जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी गालिबन इसी तरफ इशारा कर रही है। कोई इन्वेस्टिगेशन की कोई डिटेल सामने आई है? उस्मान शरीफ हादी कुछ दिन पहले वो मोटर बाइक में घर में जा रहे थे, उसके घर के पास एक मिस्टीरियस पर्सन ने उसे शूट की। जिसने उसे शूट की वो भी मोटर बाइक में थे और हादी भी मोटर बाइक में थे जब शूटिंग की थी। तो मैं एक चीज कह रहा हूं, इसका प्रिसीशन कुछ ज्यादा था। तो ये कौन है हमें पता नहीं। वो कह रहा है एक फॉर्मर अवामी लीग के एक स्टूडेंट लीडर थे जो शायद टेररिस्ट थे। तो जिसने कहा, उन्होंने एक शख्स को नाम निकाला, उसका नाम है फहीम। और इन्होंने कहा इसके साथ एक एक्स आर्मी ऑफिसर से ताल्लुक है और एक औरत को भी पकड़ा। कह रहा ये औरत और ये लोग मिलकर कमांडो या मिलिट्री ट्रेनिंग थे, जो मेरे लिए बड़ी बेबुनियादी बातें। पर इंडिया ने जो कि उन्होंने हमारे बारे में बहुत सारे फैब्रिकेटेड न्यूज बनाए। हाँ, यहां तोड़फोड़ हुई है, यहां मंदिर वेंडलाइज हुई है, यहां लोगों की जान माल भी गई है, मगर उतनी स्केल में नहीं। अगर आप क्या कहूं, रिपब्लिक वर्ल्ड जाओ, रिपब्लिक टीवी बांग्ला वहां अगर देखो तो उन लोग कहे कि हाँ बांग्लादेश में कम्युनल रायट हो रहा है, हम हिंदू को मार रहे हैं, हम जेनोसाइड कर रहे हैं। इतनी ज्यादा स्केल में है। सपोज यहां 2-4 हिंदू को मारा है, इंडियन न्यूज में एजेंसी कहेगा ये 2000-4000 लोगों को मार डाला। इंडिया वेल दे आर प्रोवोकिंग। मैं क्या हूं, इंडिया की प्रोवोकेशन जो है वो मीडिया की तरफ से है। अब जो सिचुएशन है, क्या अब सिचुएशन कंट्रोल में है या अभी भी हालात बहुत खराब हैं? अभी भी जो है वो जलाओ घेराव हो रहा है? खराब, मैं एक चीज कहूंगा, उतनी अच्छा भी नहीं है, उतनी खराब भी नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा, मगर जब मॉब जो है, जो यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वो कहेगा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो अभी इसी वक्त करना होगा। अगर नहीं करोगे तोड़-फोड़ करूंगा, तो लोग क्या कहेगा। एक चीज कहूंगा कि जो जिसका मन मर्जिया, पता है जो हमारा मन चाहे तो मैं कहूंगा कि मैं यहां आग लगाऊंगा, यहां मैं तोड़-फोड़ करूंगा। ऐसे ही तरह ये लोग वायलेंस करके, प्रोटेस्ट करके सब कुछ लूट रहा। एक चीज कहूंगा, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, हिंदुस्तान में एक पंजाब है। जो तो पंजाबी के कल्चर, लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स सभी तो एक है। बिल्कुल ऐसे ही तरह बंगाली लोग जो है हमारा साथ उसके कोई दुश्मनी नहीं है, मगर दिल्ली और यूपी वहां के लोग
वहां के जो ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियंस है, वह उन लोगों ने हमारे यहाँ क्या करना चाहते हैं, हमारे यहाँ डोमिनेंस करना चाहते हैं कि हाँ हम लोग तुमसे सुपीरियर हो, हम हिंदुस्तानी, हम दिल्ली वाले हैं, तुम ढाका वाले हो, तो तुम्हें हमारा बात सुनना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के हवाले से एक अहम रिपोर्ट आई है, भारत के खिलाफ चार्जशीट लगती है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। भारत की जानिब से अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की मौतली और फिर मई में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत, और इस जारियत में इंसानी जानों के नुकसान पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से मुंसलिक खुसूसी माहिरीन ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा मालूमात का जायजा लेने के बाद भारत से अहम सवालात पूछे गए हैं और भारत को इन सवालात का जवाब देने के लिए 60 दिन की मोहलत देने के बाद अब ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। ताहम भारत ने इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया है। अहम बात यह है कि रिपोर्ट में भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है और ख़ास तौर पर सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत के मौक़िफ़ को गलत और बैनुल अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक के मैंडेट के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के खुसूसी नुमाइंदे, साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल के इंसानी हक़ के खुसूसी नुमाइंदे, मावराए अदालत कत्ल के मामलात के खुसूसी नुमाइंदे, जमहूरी और मुनसिफाना आलमी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए आज़ाद माहिर और पीने के साफ़ पानी और सफाई सुथराई के इंसानी हक़ के खुसूसी नुमाइंदे की जानिब से 16 अक्टूबर को भारतीय हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक हम आपकी हुकूमत की तवज्जो उन मामलात की तरफ दिलाना चाहते हैं जो हमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले दहशत गर्द हमले के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की फ़ौजी कार्रवाई और भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1960 के सिंतास मुआहदे की मौतली के बारे में मिली हैं। हम पहलगाम हमले की बिला मशरूत मजम्मत करते हैं और मुतासिरीन और उनके ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। इस हमले के तमाम जिम्मेदारों को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। ताहम हमें तशवीश है कि अगर हमें मिलने वाली मालूमात दुरुस्त साबित होती हैं तो ये इक़दामात ज़िंदगी के उस हक़ की खिलाफ वर्जी होंगे जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 6 में दर्ज है और जिसकी तौसीक़ भारत ने 10 अप्रैल 1979 को की थी। ये मुनासिब मयार ज़िंदगी के तहत पानी और खुराक के हक़ की खिलाफ वर्जी भी हो सकते हैं जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के आर्टिकल 11 के तहत किसी शख्स को हासिल होते हैं। इसी तरह ये दोनों मुआहदों के तहत काम करने के हक़ और साफ़ और सेहतमंद माहौल के हक़ समेत अवाम के मुआशी खुद इरादियत के हक़ की खिलाफ वर्जी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के तहत तरक्की के हक़ की खिलाफ वर्जी भी हो सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट में पाकिस्तान की जानिब से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मौतली और फिर मई में पाकिस्तान पर हमलों से मुताल्लिक दी गई मालूमात की तफसीलात बताने के बाद लिखा है कि हमें तशवीश है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत का रद्द-ए-अमल बज़ाहिर पाकिस्तान की सरजमीन पर गैर कानूनी ताकत के इस्तेमाल की वजह से ज़िंदगी और शख्सी तहफ़्फ़ुज़ के हक़ की खिलाफ वर्जी हो सकता है और सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को पानी के बहाव में रुकावट डालने के मुमकिन इक़दामात के नतीजे में काम करने और रोज़गार के हक़, मुनासिब मयार ज़िंदगी के हक़ जिसमें पानी और खुराक के हुकूक शामिल हैं और साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल के हक़ और तरक्की के हक़ को नुकसान पहुँचने का खदशा है। इसके बाद रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों ने मुसल्लह अफ़वाज के गैर कानूनी इस्तेमाल के हवाले से लिखा है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि UN चार्टर के आर्टिकल 2 की ज़ेली शिक 4 और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भारत को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत या सियासी खुद मुख्तारी के खिलाफ मुसल्लह ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी देने से मना करते हैं, ख्वाह ये ताकत किसी रियासत के खिलाफ हो या गैर रियासती अनासिर के खिलाफ हो। मजीद ये कि UN चार्टर के आर्टिकल 51 और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के तहत भारत सिर्फ उसी सूरत में किसी गैर मुल्की सरजमीन पर अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर सकता है जब किसी गैर मुल्की रियासत की जानिब से मुसल्लह हमला किया गया हो, चाहे वो हमला बराह रास्त रियासती अफवाज ने किया हो या किसी रियासत ने गैर रियासती अफवाज को हमले के लिए भेजा हो। आर्टिकल 51 मजीद ये तकाजा भी करता है कि मुतासरा रियासत इस मुसल्लह हमले की इतला सलामती काउंसिल को देगी। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर एकतरफा तौर पर फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक मौजूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की जानिब से भारत को भेजी गई रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि हमें तशवीश है कि भारत ने इस बात के काबिल एतमाद शवाहिद फराम नहीं किए कि पहलगाम हमला करने वाले मुसल्लह अफराद को हुकूमत पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए भेजा था। हमें इस बात पर भी इतनी ही तशवीश है
कि भारत ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा के किसी दावे के बारे में सलामती काउंसिल को मुतला तक नहीं किया। लिहाजा बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि भारत ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 की ज़ेली शिक 4 के तहत ताकत के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी की है और खुद पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह हमला किया हो, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को भी यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक हासिल हो जाता है और इससे ऐसी कशीदगी बढ़ने का खतरा है जो दोनों मुमालिक में इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बन सकती है और गैर कानूनी तौर पर ताकत का इस्तेमाल नतीजतन इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 6 के तहत जिंदगी के हक की खिलाफ वर्जी होगा। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जारियत के ऐसे इक़दाम करने वाली रियासतें खुद ब खुद इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों के मुताबिक हम इस बात की तौसीक़ करते हैं कि ज़िंदगी के हक़ का एहतराम करने की जिम्मेदारी उस वक्त भी लागू होती है जब रियासत की फ़ौजी सरगर्मियों का रियासत की सरहद से बाहर मौजूद अफराद के ज़िंदगी के हक़ पर बराह रास्त और माकूल हद तक मुतवक्के असर पड़ता हो। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की रिपोर्ट के मुताबिक हम मज़ीद ये भी नोट करते हैं कि किसी गैर मुल्की सरज़मीन पर ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल ना सिर्फ मुतल्लिका गैर मुल्की रियासत की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी होगा बल्कि किसी दूसरे मुल्क के मामलात में अदम मुदाखलत की जिम्मेदारी की भी खिलाफ वर्जी होगा। इसके बाद रिपोर्ट में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मौतली का हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों ने लिखा है कि हमें शदीद तशवीश है कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल रखने के नतीजे में अगर पाकिस्तान को पानी के बहाव में किसी किस्म की रुकावट पैदा होती है तो इससे पाकिस्तान में लाखों लोगों के इंसानी हुकूक बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं, जो ज़राअत, सनत, पीने के पानी, सफाई सुथराई और सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम के लिए दरियाओं पर इन्हिसार करते हैं। इसके नतीजे में उनके काम और रोज़गार के हक़, पानी और खुराक के हक़, मुनासिब मयार ज़िंदगी के हक़, साफ़ और सेहतमंद माहौल के हक़, अवाम के मुआशी खुद इरादियत के हक़ और तरक्की के हक़ को नुकसान पहुँच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमें तशवीश है कि सिंतास मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करना वियना कन्वेंशन के लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के तहत किसी काबिल कबूल जवाबी इक़दाम के तौर पर जायज़ मालूम नहीं होता जो इस अमल की गलती को जायज़ करार दे सके। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के खुसूसी नुमाइंदों के मुताबिक हमें इस बात पर तशवीश है कि सरहद पार दहशतगर्दी और पानी की तकसीम के तनाज़ात उस वक्त तक जारी रह सकते हैं जब तक कि जम्मू और कश्मीर की इलाकाई हैसियत के बुनियादी तनाज़े को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक पुरअमन तरीक़े से हल ना किया जाए। ये तफसीलात बताने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के खुसूसी नुमाइंदों ने भारतीय हुकूमत से जवाब तलब करते हुए लिखा है कि इंसानी हुकूक काउंसिल की जानिब से फराहम करदा इख्तियारात के तहत ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम केसेस की वजाहत करें जो हमारी तवज्जो में लाए जाते हैं। इसलिए हम इन उमूर पर आपकी राय चाहते हैं। नंबर 1, आप ऊपर बताए गए इल्ज़ामात के बारे में कोई इजाफी मालूमात या तबसरा फराहम करें। दूसरा ये कि आप ये वाज़ेह करें कि क्या भारत पाकिस्तान में गैर कानूनी ताकत के इस्तेमाल से ज़िंदगी के हक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए तलाफ़ी और मुआफ़ी फराहम करेगा। तीसरा, इस बात की भी वजाहत करें कि क्या भारत सिंतास मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी नीयत से पूरा करेगा और ऐसे किसी इक़दाम से बाज रहेगा जो पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और नतीजतन पाकिस्तान में पानी के बहाव पर इन्हिसार करने वाले अफराद के इंसानी हुकूक में मुदाखलत करे। और चौथा मामला यह है कि आप इस चीज़ की वजाहत करें कि भारत कौन से इक़दाम कर रहा है या करने का मंसूबा रखता है ताकि सिंतास मुआहदे में रुकावट डालने के नतीजे में इंसानी हुकूक को नुकसान पहुँचने से रोका जा सके। साथ ही ये वजाहत भी करें कि आया भारत सिंतास मुआहदे के बारे में पाकिस्तान के साथ किसी भी तनाज़े को मुआहदे के तनाज़ा हल करने के तरीक़ाकार के मुताबिक पुरअमन तरीक़े से हल करेगा और मुआहदे में तरमीम सिर्फ मुआहदे की तरमीम के ज़वाबित के मुताबिक करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ये वजाहत भी करें कि जम्मू कश्मीर के इलाके पर पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़े को बैनुल अक़वामी कानून और अवाम के हक़ खुद इरादियत के मुताबिक पुरअमन तौर पर हल करने के लिए कौन से इक़दाम किए जाएंगे। भारतीय हुकूमत के सामने ये सवाल रखने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के खुसूसी नुमाइंदों ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में लिखा है कि यह ख़त और आपकी हुकूमत की तरफ से मौसूल होने वाला कोई भी जवाब 60 दिन के अंदर कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग वेबसाइट पर आवाम के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा। बादअज़ां ये इंसानी हुकूक काउंसिल को पेश की जाने वाली मामूल की रिपोर्ट में भी शामिल किए जाएंगे। और जवाब का इंतज़ार करते हुए हम आप पर जोर देते हैं कि तमाम ज़रूरी उबूरी इक़दाम किए जाएँ ताकि मुबैना खिलाफ वर्जियों और उनके दोबारा होने को रोका जा सके। और अगर तहकीकात से ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हों तो मुबैना खिलाफ वर्जियों के ज़िम्मेदार किसी भी फ़र्द के ख़िलाफ़ जवाबदही को यकीनी बनाया जाए। और फिर भारतीय हुकूमत को ये रिपोर्ट भेजने और जवाब न आने के 2 माह बाद 16 दिसंबर को ये रिपोर्ट अवामी सतह पर जारी कर दी गई। आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने डिप्लोमेटिक कोर के शुरा से खिताब में भारत की आबी जारियत से मुताल्लिक़ कहा कि भारत का दरियाए चनाब में पेशगी इतला दिए बगैर पानी छोड़ना पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab
river. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan as they point to unilateral release of water by India into River Chenab. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. That Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. You will call on India for the immediate restoration of the Indus Water Treaty in full. प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मईशत के हवाले से अहम आदाद व शुमार सामने आए, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुल्की मईशत के हाल और मुस्तकबिल के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की के सफ़र के लिए ज़रूरी इक़दामात दरकार हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दरकार हैं, जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे ही नहीं बल्कि ख़ुद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी हुकूमत पर जोर दे रही है। गुज़िश्ता तमाम हुकूमतें IMF के प्रोग्राम में गईं और पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो या एक बार फिर नून लीग हो, सब ने यही दावा और वादा किया कि ये IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम साबित होगा, मगर हर दफ़ा ही ये दावा गलत साबित हुआ और वादा वफा ना हुआ। और इस वक्त पाकिस्तान 2027 तक IMF के 26वें प्रोग्राम में है और फिर सवाल उठ रहा है कि जब सितंबर 2027 में IMF का ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो क्या पाकिस्तान को एक बार फिर IMF और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और 27वीं दफ़ा IMF की छतरी के नीचे आना पड़ेगा। शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने इस हवाले से गौर शुरू कर दिया है कि एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि $7 अरब के इस IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान को दोबारा IMF के प्रोग्राम में ना जाना पड़े। ज़राए ने उन्हें बताया कि एक हाई लेवल मीटिंग में इस बात पर गौर किया गया कि सितंबर 2027 में इस IMF प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी मईशत एक और IMF प्रोग्राम के बगैर आगे बढ़ पाएगी। फौरी रिफॉर्म्स के बगैर, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए बगैर और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री की वैल्यू चेन बनाए बगैर ये ख़तरा मौजूद है कि पाकिस्तान को IMF के एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और ये असेसमेंट खुद प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल के मुताबिक अगर हमें इस IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो हमें अपनी एक्सपोर्ट 2029 तक $63 अरब तक ले जानी होगी, वरना पाकिस्तान को एक और एक्सटर्नल गैप का सामना होगा। खबर के मुताबिक प्लानिंग कमीशन की अपनी असेसमेंट यह है कि मुल्क में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मुसलसल कमी आ रही है और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में सरमायाकारी बहुत कम है। मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से एक इंटीग्रेटेड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की कमी है और 2020-21 में 47 लाख अफराद बेरोजगार थे तो आज 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 ममालिक में से 168वें नंबर पर है। प्लानिंग कमीशन के असेसमेंट के मुताबिक मुल्क को पायदार तरक्की पर गामजन करने के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP 20% पर ले जाने की ज़रूरत है, जो इस वक्त 14% से भी कम है। गुज़िश्ता 24 सालों में पाकिस्तान की बरामदात में सिर्फ 4.1 गुना इजाफा हुआ, जबकि वियतनाम की बरामदात में 26 गुना इजाफा हुआ। पाकिस्तान में टैक्स रेट भी मुख्तलिफ इनकम ब्रैकेट्स में इंतहाई ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट 45% है, जो कि भारत और बांग्लादेश में 30% है। और मुल्क में बिजनेस सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए इस रेट को नीचे लाना होगा। अंदरूनी असेसमेंट के मुताबिक मुआशी टारगेट्स हासिल करने के लिए इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना होगा, जो कि पैदावार और एक्सपोर्ट के इंजन हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मॉडल फेल हो चुका। अब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना होगा और अगले 4 सालों में एक्सपोर्ट्स में $20 अरब का इजाफा करना होगा। अगर पाकिस्तान बार बार के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से निकलना चाहता है और बार बार IMF के पास जाने की रिवायत बदलना चाहता है। मगर दूसरी तरफ PBS के नवंबर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर में गुड्स एक्सपोर्ट 14.5% गिरी, जबकि इंपोर्ट्स में 7% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। इस माली साल के 5 माह में गुड्स एक्सपोर्ट्स में 6% की कमी और इंपोर्ट्स में 7.5% का इजाफा देखा गया। और तिजारती खसारा इस माली साल के 5 माह में 38% बढ़ गया है। तमाम तरसीलात ज़र ने करंट अकाउंट को सपोर्ट किया है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी 17% का इजाफा देखा गया है और नवंबर में $100 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में $812 मिलियन का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया है। मगर गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $503 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी तरफ अक्टूबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 8.3% का इजाफा देखा गया है। मगर टेक्सटाइल सेक्टर, जिनका एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा है, वो मुसलसल शिकायत कर रहा है। एप्टमा के मुताबिक 150 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। इंडस्ट्री आधी कैपेसिटी पर चल रही है। बिजली और गैस की रिकॉर्ड कीमतों,
इंतहा से ज़्यादा टैक्सेस और बुलंद शरह सूद पर इंडस्ट्री चलाना और पैदावार बढ़ाना मुमकिन नहीं है। नवंबर के महीने में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 1.42 अरब डॉलर्स रहीं, जो गुज़िश्ता बरस के नवंबर से 3% कम और इस साल अक्टूबर से 12% कम है। नवंबर के महीने में प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बिल्कुल फ्लैट रहा, यानी कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर की जानिब से लिए जाने वाले कर्जों की ग्रोथ मनफी रही और वो 13 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। नवंबर के महीने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 23% गिरकर महज $180 मिलियन रही, जबकि इस माली साल के 5 माह में ये बैरूनी सरमायाकारी 25% कमी के साथ $927 मिलियन रही है, यानी $1 अरब से भी कम। दूसरी तरफ नवंबर के महीने में चावल की बरामदात में 56% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि इस माली साल के 5 माह में चावल की बरामदात में 49% कमी रिकॉर्ड की गई है। जबकि अब तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कपास की पैदावार भी टारगेट से बहुत कम रही है। ताहम इस सारी सूरत हाल में स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट से डॉलर्स की खरीदारी और IMF की किस्त मिलने के बाद मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर्स और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 15.8 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। और स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2026 तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 17.8 अरब डॉलर्स हो जाएंगे, जो कि यकीनन पाकिस्तान की 3 माह की दरामदात से ज़्यादा होंगे। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, जो हालात वाक़यात हैं उसमें आप खुद भी मान रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मॉडल फेल हो गया, आप खुद भी मान रहे हैं कि अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से बचना है, 27वें IMF के प्रोग्राम से बचना है, तो हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने हैं। स्टेट बैंक भी यही कह रहा है, मगर क्या वो होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, सरमायाकारी गिर रही है, दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री शिकायतें कर रही है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसका मकसद भी यही था कि हम अभी तक एक फायर फाइटिंग मोड में थे, चूंकि पाकिस्तान अप्रैल 2022 में जब हमें मिला तो डिफॉल्ट के दाने पे था और उसको वहां से निकालना जरूरी था, और उस फायर फाइटिंग के नतीजे में आज एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें किसी दर्जे में मिल गई है। लेकिन जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ कुछ हमारी मईशत के स्ट्रक्चरल गैप्स हैं कि जिनकी वजह से जब भी हम ग्रोथ की तरफ कदम उठाते हैं तो 2-4 कदम आगे चल के फिर गिर जाते हैं, चूंकि हमारे अंदर एक्सपोर्ट करने की सलाहियत में हम इजाफा नहीं कर पाए। और हम जब भी ग्रो करते हैं तो इंपोर्ट्स का दबाव आता है, लेकिन उसके मुकाबले में ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत नहीं होती, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है और हमें फिर इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। तो आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि 1990 में पाकिस्तान की बरामदात 5 अरब डॉलर थी, वियतनाम की 2.5 अरब थी, लेकिन आज वियतनाम की 408 अरब डॉलर हैं और हम सिर्फ 40 अरब डॉलर पे हैं। इसी तरह आप मलेशिया की, चीन की, कोरिया की, जिसकी भी मिसाल लेंगे, सब ने एक्सपोर्ट्स के जरिए तरक्की को फंड किया है और उसको यकीनी बनाया है। मगर तो मतलब फिर उसी एक्सपोर्ट की तरक्की के लिए अब इंडस्ट्री तो कह रही है कि कोई माहौल ही नहीं है, टैरिफ्स भी ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा, इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि सहूलियात भी कम, तो कैसे फिर इंडस्ट्री लगे कैसे? इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान में ज्यादा, हालांकि आधा % कम किया है। इस वक्त हम शाहजेब हम इस वक्त एक IMF प्रोग्राम में हैं जिसकी अपनी कंडीशनैलिटीज भी हैं, बंदिशें हैं और हमारे पास कोई ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं और वो ये है कि हम इस्लाहात कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी वसाइल की जरूरत नहीं है और हमारी जो तजावीज हैं उसमें हमने 12 शोबों की निशानदेही की है कि किस तरीके से हम रेड टेप काटें। अगर हम पिछले 20 साल का जायजा लें तो पाकिस्तान में रेगुलेशन और पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन है जिनसे हम रेगुलेट करते हैं उनको तकरीबन 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। तो हमारा जो एंटरप्राइज है, हमारा जो प्राइवेट शोबा है, वो उसके बोझ तले दबा हुआ है। हमें इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट उस सुर्ख फीते को काटना है, उस ओवर रेगुलेशन को खत्म करना है ताकि प्राइवेट सेक्टर का जो एंटरप्राइज है वो निकल सके। तो इसीलिए हमने ये तजवीज दी है कि अगले साल 2026 को हम इस्लाहात का साल करार देकर इन तमाम जरूरी इस्लाहात को मुमकिन बनाए, जिसके लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है, ना किसी ज़र मुबादला की जरूरत है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है हुकूमत की सतह पर भी, पॉलिटिकल विल क्या सेक्टर की सतह पर। अब आपकी हुकूमत का पहला साल तो नहीं है ना, क्या पॉलिटिकल विल अभी तक लैग कर रही है कि IMF बेंचमार्क देता है कि ये करें, कि 64 तो उन्होंने दिए हुए हैं कि जी अभी इन शराइत पर अमल करें। और दूसरा मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट हर टर्म्स में गिर रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर देखें हम तो PSD पे हमें नजर आता है कि अभी 5 माह में 9% मुश्किल से खर्च हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर रही है। जुलाई से नवंबर के फिगर्स आए हैं उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 4% ग्रोथ शो की है। पिछले साल ये नेगेटिव में थी फिगर, तो लिहाजा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अब रिवाइव हो रहा है।
हमारी इंपोर्ट्स भी जो है वो मशीनरी और इक्विपमेंट के जुमरे में आ रही हैं। आपने जो एक्सपोर्ट के अंदर एक डिप बताया, वो डिप फ्लड्स की वजह से आया, क्योंकि उसमें फूड का आंसर ज्यादा था। जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स थी वो मुतासर हुई हैं, तो ये डिप उसकी वजह से आया। लेकिन उम्मीद है कि अगले क्वार्टर के अंदर ये फिर इसमें हम बहाली देखेंगे, क्योंकि अगली फसल आएगी, उसके बाद हमारा ये साइकिल नॉर्मल हो जाएगा। और तो ऐसे इस बात वक्त जब आप खुद कह रहे हैं कि अगर 2029 तक हमने 20 अरब डॉलर से अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई तो हम फिर 27वें प्रोग्राम के लिए आईएमएफ की तरफ जा रहे होंगे, आपको खुद खदशा है ये, तो ये बढ़ेगा कहाँ? ये 20 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के दो बड़े होल्स हैं। एक ये है कि हमारी आमदनी हमारे अखराजात के मुताबिक नहीं है, हमारा फिस्कल डेफिसिट है, और हमारी जो वसाइल सूबों को ज्यादा चले जाते हैं, जो वफाक के पास थोड़े बचते हैं उसमें से आधे से ज्यादा कर्जों की अदायगी में चले जाते हैं। हमारे पास डेवलपमेंट और दीगर अखराजात हमें बोरो करने पड़ते हैं, और कोई भी मुल्क या कंपनी, कोई भी निजाम बहुत देर तक बोरोइंग पे नहीं चल सकता। लिहाजा हमें अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो को ठीक करने के लिए अब उसे ब्रॉडन करना है, डीप नहीं करना कि जो टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ डालें। हमें नए टैक्स पेयर्स तलाश करने हैं, टैक्स चोरी को खत्म करना है। दूसरी तरफ जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, इसमें बुनियादी क्राइसिस यही है कि अगर हम एक्सपोर्ट्स में इंक्रीमेंटल ग्रोथ करेंगे तो काम नहीं चलेगा। वी हैव टू टेक लीप फ्रॉग जंप्स। हमें 4-4, 5-5 अरब डॉलर की जस्ट चाहिए, और इसके लिए हमने जो एनालिसिस किया है मुख्तलिफ शोबों के अंदर, पाकिस्तान में ये पोटेंशियल है अगर हम अपने जो पोटेंशियल विनर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें। देखिए, जो 100 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है वो बासानी 120 और 30 मिलियन डॉलर की भी कर सकता है, बशर्ते कि उसके रास्ते से रुकावटें खड़ी की जाएं। इस वक्त भी पाकिस्तान में इस बिजली के निर्ख के साथ और इसी मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल के अंदर ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपना कारोबार दुगना किया है, क्योंकि वो प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जहां हुकूमत इस्लाहात करे, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी हमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर लाना है, ताकि वो कंपेटिटिवनेस की तरफ जाए। और वजीर आजम ने चूंकि आपसे इनपुट ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगले साल से हमने ये करना है, तो हुकूमत क्या कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब इवेंचुअली करने जा रही है कि 2027 सितंबर में आप एक और आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ ना जा रहे हों, जिसमें नजर आ रहा हो, क्योंकि जब आप हैं ही आईएमएफ के प्रोग्राम में तो आप टैक्स कैसे कम करेंगे? क्योंकि आईएमएफ तो एफबीआर तो अपने टारगेट्स नहीं पूरे कर पा रहा, आईएमएफ आपको करने नहीं देगा। इसके लिए हमें अपने जो टैक्स के निजाम को वुसअत देनी है। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जिसका जो कंट्रीब्यूशन है तकरीबन 20% से कम है हमारे जो जीडीपी के अंदर, लेकिन उसके ऊपर तकरीबन 70% टैक्सों का बोझ पड़ा हुआ है। तो इससे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। हमें अपने टैक्स के बोझ को तकसीम करना है सर्विसेज सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ताकि हर कोई अपने हिस्से का टैक्स अदा करे। अगर हम सिर्फ इंडस्ट्री से वो टैक्स लेंगे तो कभी भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरह हमने इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल साजगार करना है। उसके लिए जो दुनिया भर में तकाजे हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, आप सरमायाकार को यकीन दें कि उसका सरमाया महफूज रहेगा, आप पॉलिसीज का तसलसल उसको यकीन दहानी कराएं। क्योंकि हमारा अब तक का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं रहा कि हमने प्लान नहीं बनाया। मैं जाती तौर पे विजन 2010 से मुंसलिक रहा, विजन 2025 से रहा। एक 2 साल बाद खत्म हो गया, एक 5 साल बाद खत्म हो गया। दुनिया में किसी मुल्क ने 15 साल से पहले टर्न अराउंड नहीं किया। आपको एक जर्नी है, डेवलपमेंट इज ए जर्नी। ये एक 15 साल का चिल्ला है जो किसी मुल्क को पॉलिसीज के तसलसल और स्टेबिलिटी से काटना पड़ता है। ये एक हुकूमत के दौर में नहीं हो सकता, और ये पॉलिसीज के तसलसल से हो सकता है। तो लिहाजा अब हमें, मैं समझता हूं कि सीखना चाहिए अपनी तारीख से। और अब ये एक इम्कान है कि जब तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को हमें मुकद्दम रखना है, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि अब हम वो इस्लाहात करने में कामयाब होंगे। और हमने जो एजेंडा दिया प्राइम मिनिस्टर को, हमारी यही तजवीज़ है कि वो इसकी ओनरशिप ले, बिकॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री और ऑफ द कंपनी जब वो ड्राइविंग सीट पे होता है तो इस्लाहात करनी बहुत आसान होती है। तो मुझे यकीन है कि बहुत शुक्रिया यासीन अब्बास साहब की गुफ्तगू। देखते हैं कि हुकूमत ये इस्लाहात करती है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना, याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।